हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल AHSEC अड्डा पर। आज मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं इसे इतनी अच्छे से समझाऊंगा कि आप एग्जाम हॉल में बिना किसी परेशानी के सभी सवालों के जवाब दे सकें। मैंने पहले ही बाकी के चैप्टर्स एक्सप्लेन कर दिया है, यहां तक कि मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड कर दिए हैं। आप इसे YouTube पर देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, जिससे आप सीधे वहां देख सकें। और हाँ, इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नाटक की शुरुआत होती है कैंटरबरी कैथेड्रल के बाहर खड़ी कुछ महिलाओं से, जिन्हें हम कोरस ऑफ विमेन ऑफ कैंटरबरी कहते हैं। ये कोरस एलियट के नाटक का बहुत ही सेंट्रल हिस्सा है, बिल्कुल ग्रीक ट्रेजेडी के कोरस की तरह। ये महिलाएं बिल्कुल आम लोग हैं, स्पिरिचुअल नहीं पॉलिटिकल, लेकिन डर और संघर्ष से जूझती हुई, और इसीलिए ये दर्शकों से कनेक्ट करती है। वो कैथेड्रल के बाहर खड़ी है, और जैसे जैसे वो बोलती है, उनके शब्दों में गहरी चिंता और डर झलकता है। वो कहती है कि कुछ बड़ा होने वाला है, एक आपदा आसमान में तैर रही है, लेकिन किसी को नहीं पता क्या। वो थॉमस बेकेट की वापसी की खबर सुन चुकी है, और इस वापसी ने उन्हें भयभीत कर दिया है। आम लोग अक्सर सत्ता और संतों के संघर्ष में पिसते हैं, और यही डर इन महिलाओं की आवाज में गूंजता है। कोरस ये भी दर्शाता है कि समय कैसा अशांत है, न केवल राजनीतिक रूप से, बल्कि नैतिक और धार्मिक रूप से भी। वे ये भी कहती है कि उन्हें किसी डिवाइन मिरेकल की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इतिहास में उन्हें अक्सर धोखा ही मिला है। एलियट यहाँ ये दिखाते हैं कि जनता की फेथ भी अब सिनिकल हो चुकी है। ये महिलाएं बेकेट को एक धार्मिक नेता तो मानती है, लेकिन उन्हें ये डर भी है कि उसकी मौजूदगी शायद उनके लिए और ज्यादा पीड़ा लेकर आएगी। एक लाइन में वो कहती है, हम आराम चाहते हैं, लेकिन आराम हमारे नसीब में नहीं है। यही उस समय की सामाजिक मनोदशा को दर्शाता है। अब नाटक में 3 प्रीस्ट्स की एंट्री होती है। ये पादरी चर्च के ऑफिशियल लोग हैं, और वे भी बेकेट की वापसी को लेकर डिवाइडेड है। पहला पादरी चाहता है कि बेकेट आए और चर्च की लॉस्ट अथॉरिटी को रिस्टोर करे। उसे बेकेट में होप दिखती है। दूसरा पादरी ज्यादा कॉशियस है। उसे लगता है कि शायद सत्ता से टकराना ठीक नहीं होगा, जबकि तीसरा पादरी सबसे ज्यादा अवेयर है कि बेकेट की वापसी अब एक बहुत बड़ा टकराव लेकर आएगी। ये तीनों व्यू पॉइंट्स एलियट के अपने सोचने के अलग अलग तरीकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म। इसके बाद एक मैसेंजर मंच पर आता है। उसका काम दर्शकों को हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड देना है। वो बताता है कि आर्च बिशप बेकेट इंग्लैंड लौट आए हैं और शाम तक कैंटरबरी पहुंचने वाले हैं। ये मैसेंजर किंग और बेकेट के पुराने रिश्ते की जानकारी भी देता है। कभी ये दोनों घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन जब बेकेट को आर्च बिशप बनाया गया, तब उसने चर्च की स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस को असर्ट करना शुरू किया। उसने राजा के अधिकारों को चुनौती दी, खासकर उन मामलों में जो चर्च से जुड़े थे। इससे दोनों में गहरी दरार आ गई, और अब बेकेट की वापसी इस टूटे हुए संबंध को और जटिल बना सकती है। अब आता है वो क्षण जिसका सभी को इंतजार है। थॉमस बेकेट खुद मंच पर प्रवेश करते हैं। वो काम, कंपोज्ड और बेहद डिग्निफाइड दिखते हैं। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास है, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी गंभीरता भी है। प्रीस्ट्स उनका स्वागत करते हैं, लेकिन बेकेट सीधा कहता है कि वो केवल उत्सव मनाने नहीं आया है, बल्कि पीड़ा और कर्तव्य दोनों के लिए तैयार होकर लौटा है। उसके शब्दों से साफ है कि उसे अपनी मौत का आभास है, लेकिन वह उससे भागता नहीं है। एलियट यहाँ बेकेट को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाते हैं
जो अपने जीवन और मृत्यु दोनों को डिवाइन ऑर्डर के अधीन मानता है। अब नाटक अपने सबसे महत्वपूर्ण और साइकोलॉजिकली इंटेंस हिस्से में प्रवेश करता है, टेम्पटेशन सीन। यहां पर बेकेट अकेला है और उसके सामने आते हैं 4 टेम्पटर्स। ये कोई असली लोग नहीं, बल्कि उसके मन के भीतर उठती इच्छाओं और दुविधाओं के पर्सोनिफाइड वर्जन्स हैं। हर टेम्पटर बेकेट को एक अलग रास्ता दिखाता है, एक शॉर्टकट जिससे वो संघर्ष से बच सकता है या शक्ति हासिल कर सकता है। पहला टेम्पटर बेकेट से कहता है कि वो पुराने दिन याद करे, जब वो किंग के साथ मित्रता में था, खुशहाल था और पावर उसके पास थी। वो उसे नॉस्टैल्जिया का लालच देता है। ये टेम्पटर सिंबलाइज करता है पास्ट प्लेजर्स एंड पर्सनल कंफर्ट। बेकेट इसे रिजेक्ट करता है और कहता है कि उस जीवन का दरवाजा अब बंद हो चुका है। वो अब एक नया जीवन जी रहा है, जिसमें आत्मा की शांति पास्ट की लक्जरी से ज्यादा जरूरी है। दूसरा टेम्पटर उसे पॉलिटिकल पावर का लालच देता है। वो कहता है, तुम फिर से चांसलर बन सकते हो, राजा को मैनिपुलेट करो और चर्च तथा राज्य दोनों पर नियंत्रण रखो। ये टेम्पटर सिंबलाइज करता है एम्बिशन एंड वर्ल्डली पावर। लेकिन बेकेट यहां भी मना कर देता है। उसका कहना है, सत्ता बिना नैतिकता के खाली है और वो स्पिरिचुअल अथॉरिटी को किसी वर्ल्डली एम्बिशन से नहीं बदल सकता। तीसरा टेम्पटर बेकेट से कहता है कि वो बैरन्स के साथ मिलकर राजा के खिलाफ एक अलायंस बनाए। वो उसे रिबेलियन का रास्ता दिखाता है, राजा को सत्ता से हटाने का अवसर। ये टेम्पटर दर्शाता है रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स और हिंसात्मक बदलाव का प्रलोभन। लेकिन बेकेट का जवाब बहुत ही क्लियर है, यदि न्याय घृणा से प्रेरित हो तो वो न्याय नहीं रह जाता। उसे पता है कि वायलेंस से सिर्फ नया इनजस्टिस पैदा होगा। अब आता है चौथा टेम्पटर, जो सबसे खतरनाक और सबसे सटल है। वो बेकेट से कहता है, तुम मार्टर बन सकते हो, तुम्हारी मृत्यु तुम्हें अमर बना देगी, इतिहास तुम्हें याद रखेगा, लोग तुम्हारे नाम पर मंदिर बनाएंगे। ये टेम्पटेशन स्पिरिचुअल है, लेकिन अपने भीतर ईगो को छुपाए हुए है। ये टेम्पटर सिंबलाइज करता है स्पिरिचुअल प्राइड एंड ग्लोरी सीकिंग मार्टरडम। बेकेट यहां ठहर जाता है। उसे लगता है कि ये टेम्पटेशन सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये उसे सही काम को गलत वजह से करने की ओर ले जा रही है। बेकेट कहता है, द लास्ट टेम्पटेशन इज द ग्रेटेस्ट रीजन टू डू द राइट डीड फॉर द रॉन्ग रीजन। यानी अगर मैं मार्टरडम इसलिए चाहता हूं ताकि लोग मेरा नाम याद रखें, तो वो सच्चा बलिदान नहीं होगा, बल्कि आत्मा अहंकार की तुष्टि होगी। दोस्तों, मार्टरडम का मतलब होता है आत्मिक बलिदान, यानी ईश्वर के आदेश के प्रति पूर्ण समर्पण। टेम्पटेशन सीन के बाद बेकेट पूरी तरह क्लैरिटी में आ चुका होता है। अब उसे पता है कि अगर उसकी मृत्यु होनी है तो वो केवल ईश्वर की इच्छा से होगी, न कि व्यक्तिगत ईगो के कारण। वो अब अपने संघर्ष और भविष्य को डिवाइन विल के अधीन छोड़ देता है। एलियट यहां दिखाते हैं कि सच्चा धर्म केवल क्रिया में नहीं, बल्कि भावना और उद्देश्य में भी पवित्र होना चाहिए। कोरस अब एक बार फिर मंच पर आती है, लेकिन इस बार उनकी आवाज में पहले से ज्यादा समझदारी और आस्था है। शुरुआत में जो कोरस डर, संशय और अस्थिरता का प्रतीक थी, अब वो बेकेट के मोरल क्लैरिटी से प्रभावित होकर एक नई चेतना प्राप्त करती है। वे मानती हैं कि अब आने वाले दिन कठिन होंगे, लेकिन शायद सच के लिए जरूरी भी। नाटक के इस पहले भाग के अंत में एलियट ने बेकेट की पूरी इनवर्ट जर्नी को प्रस्तुत कर दिया है। उसने टेम्पटेशंस को फेस किया, उन्हें रिजेक्ट किया और एक हायर मोरल ग्राउंड हासिल किया। अब वो मार्टरडम के लिए केवल तैयार नहीं है, बल्कि अपने ईगो से मुक्त होकर उसे स्वीकार भी करता है। क्रिसमस का दिन है, एक ऐसा दिन जिसे आमतौर पर जॉय, सेलिब्रेशन और पीस से जोड़ा जाता है। कैथेड्रल में लोग जमा है और उनका उद्देश्य है क्रिसमस मास अटेंड करना। लेकिन बेकेट उन्हें सिर्फ त्योहार की शुभकामनाएं देने नहीं आया। उसने तय किया है कि आज वो लोगों के सामने खुलकर अपने विचार रखेगा, अपने जीवन,
अपने कर्तव्य और अपने संभावित बलिदान के बारे में। बेकेट अपनी बात की शुरुआत बहुत ही सौम्य और शांत अंदाज में करता है। वो कहता है कि क्रिसमस का अर्थ केवल मसीह के जन्म का उत्सव मनाना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे जन्म की याद है जो मृत्यु की ओर ले जाता है। यानी ईसा मसीह का जन्म उनके बलिदान का प्रारंभ था, और इसलिए क्रिसमस की खुशी में कहीं न कहीं दर्द और शहादत की छाया भी है। बेकेट फिर अपने श्रोताओं को बताता है कि कोई भी धर्मगुरु, आर्च बिशप अपने लोगों को मारने के लिए नहीं बुलाता, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां उसे ऐसा कहने को मजबूर कर देती है। उसके शब्दों में एक गहरी विडंबना है, क्योंकि उसे अपनी निकट आती हुई मृत्यु का अंदेशा है, और फिर भी वो अपने लोगों से कह रहा है कि जो होने वाला है वो डिवाइन विल का हिस्सा है। अब बेकेट मार्टरडम, शहादत की अवधारणा को स्पष्ट करता है, जो इस पूरे नाटक का केंद्र है। वो कहता है कि मार्टरडम न तो कोई हेरोइक विश है और न ही पर्सनल ग्लोरी पाने का साधन। सच्चा बलिदान तभी पवित्र है जब वो केवल और केवल ईश्वर की इच्छा के अधीन हो, ईगो से रहित। यहाँ वो उसी विचार को रीइंफोर्स करता है जिसे उसने पार्ट 1 के अंत में टेम्पटेशंस के दौरान सीखा था, कि द लास्ट टेम्पटेशन इज द ग्रेटेस्ट रीजन टू डू द राइट थिंग फॉर द रॉन्ग रीजन। बेकेट ये भी कहता है कि एक सच्चा शहीद वो होता है जो अपनी मृत्यु को स्वीकार करता है, लेकिन अपने गौरव के लिए नहीं, बल्कि एक हायर स्पिरिचुअल पर्पस के लिए। शहादत कोई इंटेंशनल सुइसाइड नहीं है, बल्कि डिवाइन प्लान का हिस्सा है, जिसमें व्यक्ति खुद को पूरी तरह सरेंडर कर देता है। इंटरल्यूड में बेकेट का टोन बिल्कुल इंट्रोस्पेक्टिव है। वो न तो डराता है और न ही इमोशनल अपील करता है, बल्कि वो अपने विचारों को काम, रैशनल और स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से रखता है। यही उसे एक साधारण आदमी से अलग बनाता है। वो जानता है कि उसकी मृत्यु तय है, लेकिन वो उससे भयभीत नहीं है। बेकेट फिर कांग्रेगेशन, सभा में उपस्थित लोगों को ये भी बताता है कि चर्च के लीडर का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि वो अपने लोगों को सत्य के मार्ग पर चलना सिखाए, भले ही उसकी कीमत उसकी जान ही क्यों न हो। यहाँ एलियट ईसाई धर्म के उस मूल विचार को दोहराते हैं जहाँ आत्म बलिदान को पवित्र माना गया है, लेकिन वो तभी स्वीकार्य है जब उसमें आत्म प्रशंसा न हो। इंटरल्यूड के अंत में बेकेट का ये उपदेश एक तरह से उसकी आत्मा की पूर्ण शांति को दर्शाता है। उसने अब अपने मन के हर संघर्ष को पार कर लिया है। उसे अपनी मृत्यु से कोई डर नहीं है, क्योंकि अब वो अपनी शहादत को पर्सनल अचीवमेंट नहीं बल्कि डिवाइन ओबीडियंस मानता है। एलियट ने इंटरल्यूड को नाटक के 2 हिस्सों के बीच एक ब्रिज की तरह रखा है। पार्ट 1 में जहां बेकेट टेम्पटेशन और ईगो से जूझता है, वही पार्ट में वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से टकराता है और अंततः शहीद होता है। लेकिन इंटरल्यूड वो क्षण है जहां बेकेट का इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है। अब वो एक इंसान नहीं, बल्कि एक रेडी मार्टर बन चुका है, जिसने खुद को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। पार्ट 2 की शुरुआत होती है एक बहुत ही तनावपूर्ण माहौल से। समय है 29 दिसंबर 1170, यानी बेकेट की हत्या से ठीक पहले का दिन। नाटक अब उस आखिरी क्षण की ओर बढ़ रहा है जिसका डर सभी को था, बेकेट की शहादत। लेकिन यह हिस्सा केवल उसकी हत्या पर केंद्रित नहीं है, बल्कि एलियट यहाँ एक बड़ी सामाजिक और आत्मिक क्रिया को दर्शाते हैं। एक ऐसा क्षण जब सत्ता और आध्यात्मिकता आमने सामने होती है। सबसे पहले मंच पर फिर से कोरस ऑफ विमेन ऑफ कैंटरबरी आती है, लेकिन इस बार उनका स्वर पहले से कहीं ज्यादा बदला हुआ है। पार्ट आई में जहां वो बेकेट की वापसी से डरी हुई थी, अब उनके शब्दों में एक गहरी बेचैनी है, लेकिन साथ ही एक चेतना भी। वो महसूस कर रही है कि जो होने वाला है वो केवल एक आदमी की मृत्यु नहीं, बल्कि पूरे युग की नैतिकता का संकट है। कोरस कहती है कि उन्हें अब दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा दर्द पहले ही सह लिया है कि अब वो नम हो गई है। ये एलियट के शब्दों में जनता की उस स्थिति को दर्शाता है जहां रिपीटेड सफरिंग इंसान की आत्मा को सुन कर देती है। अब 3 प्रीस्ट्स फिर से मंच पर आते हैं।
वे भी डरे हुए हैं। वो जानते हैं कि राजा के 4 नाइट्स शहर में आ चुके हैं और उनका इरादा कुछ शुभ नहीं है। पादरी बेकेट से विनती करते हैं कि वो चर्च के सुरक्षित हिस्से में चले जाए ताकि उसकी जान बच सके, लेकिन बेकेट इनकार कर देता है। वो कहता है कि यदि उसकी मृत्यु ईश्वर की इच्छा से होनी है तो वो उससे भागेगा नहीं। वो कहता है, A martyrdom is never the design of man, for the true martyr is he who has become the instrument of God. यानी सच्चा शहीद वो है जो अपने ईगो या नाम के लिए नहीं मरता, बल्कि ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए मरता है। अब नाटक के सबसे टेंस और ड्रामेटिक हिस्से की शुरुआत होती है। 4 नाइट्स की एंट्री होती है। ये चारों राजा के आदेश पर आए हैं और उनका उद्देश्य स्पष्ट है, थॉमस बेकेट को खत्म करना। इन चारों के नाम हैं रेजिनाल्ड फिट्जसे, ह्यूग दे मॉरविल, विलियम दे ट्रेसी और रिचर्ड ले ब्रेटन। वे पहले बेकेट से बात करते हैं और उस पर देशद्रोह का आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि बेकेट ने राजा के विरुद्ध जाकर चर्च को पॉलिटिकल पावर से ऊपर रखने की कोशिश की है और ये बगावत है। लेकिन बेकेट शांत रहता है। वो किसी भी तरह की पॉलिटिकल सफाई देने से इनकार करता है। उसके शब्दों में कोई क्रोध नहीं, बल्कि संतुलन और स्थिरता है। वो जानता है कि ये चारों उसे मारने आए हैं, फिर भी वो उन्हें चुनौती नहीं देता, बल्कि वह उन्हें आत्मनिरीक्षण करने को कहता है कि क्या वे वास्तव में न्याय के लिए लड़ रहे हैं या केवल ब्लाइंड लॉयल्टी में एक निर्दोष को मारने आए हैं। नाइट्स उससे बहस करते हैं, लेकिन बेकेट अपना ग्राउंड नहीं छोड़ता। आखिरकार वो चर्च छोड़कर वापस नहीं जाता। वो वही ऑल्टर के पास खड़ा रहता है, जैसे कोई तपस्वी अंतिम समय में ईश्वर का सामना कर रहा हो। एलियट यहां दिखाते हैं कि बेकेट अब न तो राजनैतिक व्यक्ति है, नहीं सिर्फ एक धर्मगुरु। अब वो एक स्पिरिचुअल सिंबल बन चुका है। वो मृत्यु से भागता नहीं है, बल्कि उसे डिवाइन एक्सेप्टेंस के रूप में अपनाता है। अब वो भयावह क्षण आता है। चारों शूरवीर तलवार निकालते हैं और बेकेट पर हमला कर देते हैं। एलियट इस हत्या को मंच पर सीधे नहीं दिखाते, बल्कि इसे ऑफ स्टेज सजेस्ट करते हैं, क्योंकि एलियट का मकसद रक्त नहीं, बल्कि उसकी आध्यात्मिक रेजोनेंस दिखाना है। जैसे ही बेकेट को मारा जाता है, कोरस चीख उठती है। उनका स्वर पहले भय का था, फिर पीड़ा का, और अब गिल्ट से भर जाता है। वो कहती है, क्लियर द एयर, क्लीन द स्काई, वॉश द वाइंड। ये शब्द एलियट की पोएट्री की ताकत को दिखाते हैं। वो कोई घटनाक्रम नहीं बताते, बल्कि मन की गहराई को उद्घाटित करते हैं। बेकेट की मृत्यु के बाद कुछ देर के लिए मंच पर मौन सा छा जाता है, और फिर वो अजीब ट्विस्ट आता है, जिसे एलियट बहुत ही चालाकी से पेश करते हैं। अब चारों नाइट्स ऑडियंस की ओर मुड़ते हैं और एक एक करके सीधे दर्शकों से बात करते हैं। यानी ये नाटक का चौथा वॉल तोड़ देता है, ब्रेकिंग दी फोर्थ वॉल। ये बहुत अनोखी तकनीक है, क्योंकि अब वो अपने अपराध का बचाव दर्शकों के सामने करने लगते हैं। ये नाइट्स रैशनलाइजेशन करते हैं, मतलब अपनी हिंसा को तार्किक और जायज दिखाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि बेकेट एक पॉलिटिकल रिबेल था, न कि कोई सेंट। उन्होंने वही किया जो देश और राजा के लिए जरूरी था। एलियट यहां दिखाते हैं कि पावर हमेशा अपने अपराध को न्याय में बदलने की कोशिश करती है, और ये वो मोरल करप्शन है जिससे नाटक हमें अवगत कराता है। लेकिन दर्शक और हम जानते हैं कि जो हुआ वो केवल पॉलिटिकल असैसिनेशन नहीं था, बल्कि एक स्पिरिचुअल एक्ट भी था। बेकेट की मृत्यु एक सैक्रिफाइस है जो ईगो, फियर और वर्ल्डली अटैचमेंट से मुक्त है। यही उसे मार्टर बनाता है। वो न केवल अपने लिए, बल्कि चर्च, ट्रूथ और आत्मा की स्वतंत्रता के लिए खड़ा हुआ, और उसने बिना हथियार उठाए शांति से मृत्यु को स्वीकार किया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।